नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की चुनावी चर्चा का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी। मुकेश सहनी आज हमारे स्टूडियो में हैं और चुनाव को लेकर और उसके बाद की राजनीति बिहार की किस दिशा में बढ़ने वाली है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं मुकेश जी के पास। मुकेश जी, जी नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अब तक के चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, माहौल बहुत ही अच्छा है और इससे स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरे भारत में चुनाव हो रहा है और रात्रि विश्राम मोदी जी को बिहार में करना पड़ रहा है। रोड शो कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रैली कर रहे हैं। 2014 में भी रैली किए, रोड शो किए, 2019 में भी किए, लेकिन इस बार डबल कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम लोग काफी आगे हैं। खास करके जो युवा 2014 में मोदी मोदी कर रहे थे, आज वो चुप है क्योंकि 10 सालों में उनको रोजगार नहीं मिला। और ये भारत में रिकॉर्ड होगा आज तक के इतिहास में कि इतना बेरोजगारी भारत में कभी भी नहीं हुआ था कि हम आपको 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, जो असंभव है। कि जो चीज असंभव है कि आप विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15 लाख रुपए दे देंगे, यह असंभव है। पैसा अगर आएगा भी तो भारत सरकार के खजाना में होगा और फिर उसको दूसरे पॉलिसी के तहत पैसा बांटा जाएगा। पैसा नहीं दिया जाएगा, उसके लिए कुछ स्कीम बनाया जाएगा। तो खैर, चुनाव जीतने के लिए जो भी बोले बोल दिए, लेकिन आज उस पे वो खास करके भारत सरकार, मोदी जी खास करके खरा नहीं उतरे, तो लोगों में नाराजगी है। खास करके युवा वर्ग जो है पूरा मजबूती से हमारे साथ है। अटल जी भी सरकार चलाए हैं। अटल जी हमेशा विपक्ष को अपना तीसरा आंख बोलते थे कि ये मेरे तीसरी आंख है, जो मैं नहीं देखता वो मुझे दिखाते हैं। क्योंकि देश में विपक्ष मजबूत होना ये देश के लिए अच्छा है, हर एक नागरिक के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे विपक्ष को आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन भाजपा का कहना है कि हम आरक्षण किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे और विपक्ष ये सिर्फ प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। दूसरा कि जो संविधान की बात है, संविधान को प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि संविधान में कोई कुछ बदलाव नहीं कर सकता है। क्या बाबा साहब ये सोचा था कि जितने भी चीजें सरकारी संस्था उसको प्राइवेट कर दीजिए ताकि आरक्षण खत्म हो जाए? भाई, ये संविधान का अपमान है कि नहीं है? जब बाबा साहब ने ये सोचा कि जो वर्ग, खास करके एससी एसटी ओबीसी जो वर्ग है, ये हजारों साल से परेशान है, इस समाज को आगे लाने के लिए इसको आरक्षण का व्यवस्था दिया जाएगा, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आरक्षण, नौकरी का व्यवस्था में आरक्षण दिया गया। आप बताइए, देश में नौकरी ही नहीं है तो आरक्षण का खत्म मतलब खत्म, संविधान का कोई वैल्यू नहीं। आज आप लोग किस एजेंडा को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? यही एजेंडा को लेके कि भाई संविधान को नहीं मान रहे। हम 4 गो विधायक लेकर हम बिहार में मंत्री थे, हर सब जाति धर्म को लिए हम लोग काम कर रहे थे। अभी आपके पास पावर है तो क्या इसका मतलब पैसा है तो क्या मेरा पैसा विधायक खरीद लीजिएगा? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 16,000 करोड़ रुपया भाजपा ने लिया। ये देखिए कितना आंख में धूल झोंक के चंदा उन्होंने ऐसा वसूली किया और वही पैसा को दुरुपयोग करते प्रचार में, चुनाव में। भाजपा का ये कहना है कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, कांग्रेस पहले छिपा के पैसा लेती थी, अब वो सार्वजनिक रूप से पैसा वो ले रही है। तो इसमें घोटाला छुपा के जो लिया आपने देखा है क्या? तो आप 10 साल में, आप सरकार में है, 17 साल से सरकार में है, उसमें घोटाला कहाँ है? घोटाला है ना। आपने डे वन से, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे ना, आपने सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि आपने बैंक को कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने खरीदा आप उसको सामने लाइए। ये क्यों कहना पड़ा? ये इसलिए ये हिडन था। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता तो क्या सरकार बता पाती कभी, या किसी को पता ही नहीं चलता कि चंदा कितना आया, किसने दिया? वो तो एक सब काम करने के लिए एक प्रक्रिया है। तो आप जो पहले का व्यवस्था जो था उसको और जीरो कर देते, नहीं करते। करप्शन, दुनियादारी जो चीज है, चंदा लेना देना जो लिया इससे पहले, उसको जेल में उठा कर डालते। आप नया स्कीम बना के, और इसमें साबित हुआ, और जब किए तो डे वन में ये उजागर होना चाहिए। हिडन क्यों? क्योंकि पॉलिसी तो आपने ही बनाया, ये हिडन क्यों? ये तो सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके एक्शन पे ये ना जनता के बीच में आया कि भाई ये कंपनी को पहले ईडी का नोटिस गया और ईडी का नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इनके अकाउंट में चंदा आ गया। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का आरोप तो राजद पे लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप महागठबंधन के नेताओं पे लगा रहे हैं, परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। कई पैसे अभी झारखंड में मंत्री के घर पे, सांसद के घर पे जो पैसे मिले, खुद यहाँ जो राजद के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी, उनके ऊपर कई केसेज हैं और वो जमानत पे हैं। 5-5 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, जितना में तो हम लोगों का पूरा स्टेट का चुनाव हम कर लेते, उतना हम खर्च नहीं करते। इनके इधर एक आदमी को 1-1 हजार रुपया दिया जाता, भीड़ लाने के लिए किया जा रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है?
तो सवाल यहाँ पे है कि आपने भाई किसी को धंधा दे रहे हैं और उनसे आप चंदा ले रहे हैं, फिर आप किसी को नोटिस भेज के डरा धमका के आप चंदा ले रहे हैं, तो ये हमारा भारत का मूल नहीं है। लेकिन आपकी बातों को कितने लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, जो समझदार हैं, जो समझना चाहते हैं वो सुन रहे हैं। सब लोगों को हम सुनाना चाह रहे हैं। हमने कुछ बात हमने मोदी जी को गलत बोल दिया, गलत नहीं बोला, हमने सही आईना दिखाया, उनको बुरा लग गया, ठीक है, बुरा लग गया तो बताइए कि हमारा एयरपोर्ट पे खड़ा हुए 2 घंटा में हमारा सुरक्षा विड्रॉल कर लिया, वो भी चुनाव के टाइम में, जिस समय में हमारा जान माल का खतरा ज्यादा है, कि हर जगह जाना आना पड़ता है, भीड़ भाड़ में जाना आना रहता है, इस समय में आप हमारा विड्रॉल कर लिए। क्यों कर लिए भाई? एक प्रक्रिया है ना, भारत सरकार को सुरक्षा देने के लिए मेरे पर खतरा था तब दिए। या नहीं तो आप कह दीजिए कि मैं आपको यूं ही दे दिया, अगर यूं ही दिया तो भी गुनहगार है। और अभी अगर विड्रॉल किए तो आप बताइए, मेरा Y+ था तो Y+ को आप Y करते। महागठबंधन कितना मजबूत है और इसका प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में कैसा रहने की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा रहने वाला है और हम जनता को मालिक समझते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के 13 करोड़ जनता समझदार है और वो अपने बच्चे का भविष्य के लिए इस बार वोटिंग कर रहा है। वो देख रहे हैं कि 13-10 सालों में उनके बच्चे को नौकरी नहीं हुआ, हमारे बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। हमें सिर्फ 5 किलो चावल नहीं चाहिए, ये चावल भी देश का संपत्ति है। 40 सीटों में महागठबंधन को कितनी सीटें आएंगी आपके नजर से? मेरे नजर से तो हम 40 का 40 सीट जीत रहे हैं। बिहार देश में हम सरकार बना रहे हैं, हो सकता है गलती से कहीं 1 आध सीट हार गए, बाकी हम मैक्सिमम 40 का 40 सीट जीतेंगे, हमारे तो यही दावा होगा। हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव चलने की तैयारी थी और मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें आप निकल गए थे बीच में ही, और वो समझौता आपके साथ नहीं हो पाया महागठबंधन का। इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ या आपको क्या ऐसा लगा कि आप महागठबंधन के साथ गए? देखिए, उस समय सिचुएशन जो था, उस सिचुएशन को मैंने रिएक्ट किया और महागठबंधन से हम बाहर निकल गए। और उसके बाद हमने एनडीए के साथ गए और नीतीश जी के साथ, बीजेपी के साथ हम गए, क्योंकि उस समय हमें लगा कि ये हमारे साथ चीटिंग की और हमने उनको छोड़कर मैं इनके साथ गया और हमने काम भी किया। और हमारे दम पर बिहार में बीजेपी 74 को विधायक बना पाया और बिहार का सबसे बड़ा पार्टी पहली बार बीजेपी बिहार में बना और हमारे सहयोग से बना। अब इतना भाजपा ने हमको प्रेशर दिया कि पार्टी विलय कर लीजिए, हम पार्टी क्यों विलय कर लेंगे? और उनका प्रेशर, हमने कहा भाई पार्टी हम मर्ज कर देंगे, लेकिन आरक्षण आप लागू कर दीजिए, हम कर देंगे। नहीं, आरक्षण नहीं लागू कीजिए, आप पार्टी मर्ज कीजिए, तो भला हम क्यों करेंगे? फिर हमारे उनकी लड़ाई बढ़ा और लड़ाई बढ़ा तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि मेरे विधायक को पैसा देके खरीद ले, वो भी उन्होंने कर लिया। चुनाव के बाद हाँ, ये दोस्ती जो महागठबंधन के साथ है आपकी, कितने दिनों तक लंबा चलेगा? नहीं, अगले साल विधानसभा का चुनाव, विधानसभा 100% साथ में रहेंगे महागठबंधन के या एनडीए? अभी हमारा विचार के साथ हम लोग अभी राजनीति कर रहे हैं। थोड़ा दिन लगा राजनीति सीखने में, ठीक है। अभी हम लोग विचार की राजनीति करने लगे, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने लगे हैं और हमारा नेचुरल अलायंस है आरजेडी। लालू जी को हम हमेशा पसंद करते रहे, इसलिए पसंद करते रहे कि जमीन पे बैठने वाले को कुर्सी पे बैठाएं, जिसको आवाज नहीं दे सकता था उन्होंने आवाज दिलवाया। तो ये हमेशा हम राजनीति, हम कुछ भी किधर भी करें, लेकिन लालू जी हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और रहे हैं। तो आने वाला समय में जब उनको हम इतना पसंद करते हैं तो निश्चित तौर पे उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, संघर्ष करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा हमने तो देख लिया। बिहार में 17 को सीट मिला इनको, गठबंधन में 17 सीट में 10 सीट जो है इन्होंने अपर कास्ट को दिया। सिर्फ 7 सीट जो है 90% जिनकी पॉपुलेशन है उनको 7 सीट दिए और जिनके 10% पॉपुलेशन को 10 को सीट दिए। आपने भी तो किसी सहनी समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। हमने लालू जी ने अपने दोनों बेटियों को उतारा, 2 बेटे उनके राजनीति में है, तो वो आरोप तो इधर भी है। आपने अति पिछड़ा को, आपने सहनी समाज हमने एक एससी को दिया और 2 ओबीसी को टिकट दिया। हम ओबीसी से हैं। रहा कि हमारा चुनाव का टिकट जो है हम जीतने के लिए लड़े हैं, हम फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हम मैदान में नहीं उतरेंगे। ही तो सहनी समाज के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि ये पैसे के बल पे राजनीति आप कर रहे हैं, तो वो समाज से जुड़ा हुआ। देखिए, आरोप आप ही कह रहे हैं ना कि आरोप लगाया, तो आरोप तो लगा ही देगा। उनको किसने मना किया है? कि बीजेपी ने भी सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश की है। जैसे विधान परिषद में हरी सहनी को नेता बनाया, सम्राट चौधरी, वो मुकेश सहनी को खत्म करने के लिए लगाया, सोशल इंजीनियरिंग नहीं करने के लिए। मुकेश सहनी जब उनकी बात नहीं माना, वो तो हमको सीएम बनाने के लिए तैयार था बीजेपी कि पार्टी मर्ज कीजिए, अगला सरकार आपको सीएम बनाएंगे। ये कब की बात है? भारतीय जनता पार्टी के टॉप लेवल पे दिल्ली में बात कर लीजिए।
आपको ठुकरा देना आप राजनीतिक गलती मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं, मैं सही हूँ, आप सही डिसीजन? एकदम सही डिसीजन है। अपना छोटा दुकान होगा, छोटा झोपड़ी रहेगा, उसमें हम राजा रहेंगे। दूसरे के महलों में जाके पोछा नहीं लगाना है। उधर अगर हम सीएम भी बनेंगे तो बस एक पोछा लगाने वाला ही आदमी रहेंगे। इस गठबंधन में आप हैं, वहां भी तो यही स्थिति है। तो वहां पे पहले से डिसाइड है। लीडरशिप तो कांग्रेस में, कांग्रेस एक परिवार के हाथ में है और राजद में भी एक परिवार के हाथ में है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी के परिवार में ही क्यों आपका इच्छा नहीं है कि आपके बच्चे अच्छे से आगे बढ़े? हर परिवार का, माँ बाप का इच्छा होता है कि मेरा बच्चे आगे बढ़े। तो लालू जी अगर ऐसा सोचे तो कौन सा गुनाह किए? कल हम सोचेंगे कौन सा गुनाह करेंगे? अब जिनके पास परिवार नहीं है वो क्या सोचेंगे? लेकिन इसकी क्या संभावना है कि जो आपके 3 सांसद अगर जीत के गए और वो आपके साथ ही रहेंगे? अभी फिलहाल तो हम तो भरोसा ही कर सकते हैं ना, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमको हमेशा किसी ना किसी पे भरोसा करना है। भागने के लिए तो अब रामविलास जी ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन हाँ। वो परिवार एक साथ नहीं रह पाया, वो रह नहीं पाया, उसको रहने नहीं दिया। वो परिवार तो अच्छा ही रहा, लेकिन उनके पीछे लगकर आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस परिवार को तोड़वाया, उस घर को तोड़वाया, उनके घर से बाहर किए। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अब नहीं दोबारा आपकी राजनीति? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, उनके साथ दोबारा अभी नहीं। तेजस्वी यादव के साथ ही रहना है। एकदम एकदम अच्छा दोस्ती है, अच्छा भाईचारा है। हेलीकॉप्टर में यात्राओं के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, हाँ। पहले मछली, हाँ। फिर उसके बाद कुछ और, फिर संतरा, हाँ। फिर अभी आया केक। हाँ। ये क्या है? दिन भर काम कर रहे, प्रचार कर रहे हैं, पहली बार तो खाना खाए और खाना पे टिप्पणी आ गया। हमको पता था कि ये दो जोड़ी है ना, उसको देख के बहुत को मिर्ची लगना है, तो हमको पता था कि कुछ मिर्ची, लेकिन इतना दूर तक मिर्ची लग जाए जो देश के प्रधानमंत्री जी उस पर लगाने का तरीका आप ही क्या था कि उसको वायरल हुआ तब मिर्ची लगी? तो हमने खाना खा रहे थे, जस्ट एक वीडियो बन रहा था। अब होता हंसी मजाक, बैठते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होता है, तो हम लोग उस कर रहे हैं, उसका वीडियो बन गया। अब वीडियो बन गया तो वीडियो बन रहा था, तो हमको लगा कि जो लोग देखेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुकेश सहनी तेजस्वी एक साथ रहे, तो ऐसे लोगों को मिर्ची लगना था, तो उसको लगा। जब पहली बार लगा तो उसके बाद हम जानबूझ के लगाए, संतरा वाला लगाए, ठीक है। और उसके बाद रहा कि अभी जैसे केक वाला था, तो 200 रैली हमने किया, डबल सेंचुरी हमने मारा। आगे भी हम ऐसा काम करेंगे और हम चाहेंगे जलने वाला जलते रहे और जलाएं। ऐसा क्या हुआ कि आप बॉम्बे में अपना पूरा प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के आप बिहार की राजनीति में आए? कोई प्लानिंग करके बिहार नहीं आया। हमने देखा बॉम्बे में लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते, करोड़ों का 5-5 करोड़ का गाड़ी में घूमता, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। लेकिन आज भी गांव में लोगों को खाने के लिए नहीं है, उसके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं, उसके घर पे लाइट नहीं है, उसका अच्छा कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए कल्पना कर रहा है, चांद पे जा रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में बहुत बड़ी समस्या है। और इसी को देख के हमको लगा नहीं, इनके लिए कुछ तो करना चाहिए। और मैं उसी 2014 से लगातार, खास करके पहली बार तो हम अपने निषाद समुदाय के लिए ही लड़े, उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। अभी भी 75% कह सकते हो उनके बारे में ज्यादा मैं बात करता हूँ, उनके बारे में ज्यादा सोचता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे हीरो बनाया है। और मेरा अंतिम सांस तक जो मेरा एजेंडा है कि निषाद को SC/ST में आरक्षण दिलाना, वो मैं हमें दिला के ही रहूंगा। भी बहुत बड़ी पार्टी है, उनके पास तो वो तो प्रयास कैडर है, नेता है। कहाँ कैडर है, नेता है? सम्राट चौधरी क्या कैडर है? आरजेडी से आया हुआ नेता है, परिवारवाद का उपज है। जो भाजपा आरोप लगाता है तो वो उसी में से है। अगली आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बिल्कुल ही नहीं, मुख्यमंत्री का प्रस्ताव बिल्कुल ही नहीं। मुख्यमंत्री का हमने कहा ना, झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का मालिक रहेंगे। महलों में जाके हमें उनका गुलामी नहीं करना है। एक निजी सवाल आपसे है, आप जिस इलाके से आते हैं बहुत ही पिछड़ा इलाका है। मुझे याद है कि जब मैं अपने नानीगढ़ जाता था तो सुपौल और बिरोल का रास्ता जाए पूरब तो गाड़ी घूम जाती थी पश्चिम की। अब थोड़ा रास्ता बना है, नीतीश जी ने काम उनके शासनकाल में हुआ, लेकिन अभी भी वो इलाका पिछड़ा ही है। उस इलाके को लेकर आपका कुछ कोई मन में? निश्चित तौर पे मिथिलांचल में बहुत बड़ा इलाका सब है, जो इसमें बहुत सारा बाढ़ को लेके, कोसी को लेके बहुत तकलीफ होता है। रोड में तो थोड़ा सुधार आया है, लेकिन जीवन स्तर में बहुत कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे ऊपर वाला ताकत अगर दिया तो बिहार के हर कोने के लिए सोचेंगे। जो कोना मैंने अपने आंख से देखा हो कि यहाँ तकलीफ है, आप जो कह रहे हैं कि भाई बायां गाड़ी करने की जगह दायां मुड़ जाना, ये बात सही है। कोई आदमी अपने सीने पे पत्थर रख के गाड़ी पे बैठ के ट्रैवल करते थे कुशेश्वर स्थान वगैरह सब जाने के लिए, कि कब गाड़ी पलट जाए उसको नहीं पता होगा। तो मैंने कुछ चीज अपने पर्सनल अनुभव जो किया हूँ, जहाँ पे जो परेशानी है
तो जब सिस्टम में आएंगे, हम तो खुद गरीब का बेटा है, संघर्ष किए हैं, एक एक चीज देखे हैं। कोई हमको तो केक भले आज खरीद के काटे हैं, लेकिन चम्मच लेके तो जन्म नहीं लिए हैं, संघर्ष किए हैं, उस मौका पे यहाँ पे पहुंचे हैं। तो हमें सब चीज पता है, बिहार के हर कोने में जो समस्या है उसको दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हमारे स्टूडियो में पधारे वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जी से बातचीत। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर आएंगे आपके सामने किसी दूसरे मेहमान को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।